आरबीआई ने पी टू पी लेंडिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको काफ़ी टाइट कर दिया है और इसके बाद जो पी टू पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए चिंता बढ़ गई है। कुछ प्लेटफॉर्म तो ऐसा कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस में बने रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आरबीआई का ये जो कदम है ये इसलिए है कि पी टू पी लेंडिंग को बंद कर दिया जाए या कम कर दिया जाए? जवाब के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये जो नॉर्म्स हैं क्यों टाइट किए गए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। तो हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर मैं बात करूं नॉर्म्स की तो अभी आरबीआई ने 16 अगस्त को मास्टर डायरेक्शन निकाला हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पीयर टू पीयर लैंडिंग। पी टू पी का फुल फॉर्म है पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन मत समझिएगा। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो 2017 में लाया गया था आरबीआई के द्वारा, उसी में अमेंडमेंट किया गया है। तो जो पहला जो मास्टर डायरेक्शन था 2017 में लाया गया था, अब 2024 में उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो ये जो नए गाइडलाइंस हैं इसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म का है उसको काफ़ी टाइट कर दिया है। और ये जो टाइट किया है वो तो ठीक बात है, लेकिन इसके जो प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट्स के वो इस सर्कुलर में बताया गया है कि ये इमीडिएटली जो है इफेक्ट में आएंगे। मतलब इसमें समय नहीं दिया गया है कि ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं अगले साल से लागू होंगे और कब से, नहीं, इमीडिएटली इफेक्ट में आने चाहिए। कुछ जैसे अब ये यहाँ पे लिखा है 1F2 कुछ ऐसा पार्ट है उसको छोड़ करके, इसके लिए ऐसा भी नहीं बहुत दिन दिया गया, 90 डेज का समय दिया गया है। बाकी सारे जो नॉर्म्स हैं वो इमीडिएटली इफेक्ट में लागू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये पी टू पी लेंडिंग आखिर काम कैसे करता है और इसका मतलब क्या है। तो एक सिनेरियो ऐसे लीजिए कि आपको मान लीजिए घर बनाना है और आपको पैसा चाहिए उधार में। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, अपने बैंक के पास जाएंगे, आप अपने पेपर वगैरह देंगे, आपको कितना पैसा चाहिए वो बताएंगे, बैंक को आप पेपर और जो भी जरूरी कागजात हैं वो देंगे, बैंक आपको लोन देगा। लेकिन ये लोन ऐसा नहीं होगा कि बैंक ये कहेगा कि आपको जितना लोन दिएगा आप उतना पैसा वापस देना। इस पर बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेट से बैंक आप पे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है, 15% का या 20% मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ। तो ऐसे में आपको 20% जो है देना पड़ेगा, ईएमआई आपकी बन जाएगी, आप देते रहेंगे बैंक को। लेकिन अगर कोई ये आपसे आके कह दे, आपका दोस्त, कि अरे 20% पे आप लोन ले रहे हो, मैं आपको चलो दिला देता हूँ लोन 15% पे ही, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है भाई, 20% 5% का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप होम लोन ले रहे हो या कोई भी लोन ले रहे हो तो एक लंबे समय के लिए होता है। तो ऐसे में वो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो आप कहोगे अच्छा ऐसा है तो फिर चलो दिला दो। तो इसी जगह पे काम आता है आपका पी टू पी प्लेटफॉर्म। तो देखिए था क्या, इंडिया में हमेशा से ही रहा है ऐसा कि हमेशा इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरप्लस में पैसा है। सरप्लस पैसा होने का मतलब कि उनका जो बचत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में रखते हैं या फिर शेयर मार्केट में लगाते हैं, ताकि जो उनका पैसा सेविंग हो रहा है उस पर उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है और उनको रिटर्न अच्छा चाहिए, और इंडिया में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जिनको पैसा चाहिए, चाहे अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर ऐसे में हम इन दो लोगों को मिला दें कि भाई आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप अपना पैसा उधार दे दो, ये इनसे उधार ले लें, तो ये क्या कहेंगे कि आपको बैंक 20% पे लोन दे रहा है, हम 15% पे ही दे देंगे। तो ये कहेगा ठीक बात है, इससे अच्छा और क्या है, हम 5% कम देंगे। तो ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति जिसको लोन लेना है और ऐसा व्यक्ति जिसको लोन देना है, वो ऐसे ढूंढने निकलें कि हमको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसको हमारी शर्तों के अनुसार मैं लोन दे सकूं, और ये सोचेंगे हम उससे लोन ले सकें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आरबीआई ने पी टू पी प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया, इसकी अवधारणा लाई एनबीएफसी पी टू पी की, कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऐसे लोगों को मिलाने का काम करेंगे। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जहां पे ऐसे लोग रजिस्टर हो पाएंगे जो कि अपना पैसा उधार देना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी आ पाएंगे जो उधार पे पैसा या लोन लेना चाहते हैं। और फिर जब ये दोनों लोग मिल जाएंगे, इनके आपस में जो नियम शर्तें होंगी वो दोनों लोगों को मान्य होंगी, तो फिर ये जो पी टू पी प्लेटफॉर्म है, जो लोन एग्रीमेंट है वगैरह का काम है,
वो फॉर्मेलिटीज़ करने का काम करेगा। तो इनको 5% का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इन्हें बैंक में 7%, 7.5% मिल रहा था, स्टॉक मार्केट में 8-10% मिल रहा होगा, तो इनको लगेगा अच्छा 5% ज़्यादा ही मिल रहा होगा हमें इसमें, है ना, तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे में ये भी विन की सिचुएशन में है और ये भी विन की सिचुएशन, मतलब दोनों विन विन की सिचुएशन बन गई कि इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला, इन्हें ज़्यादा रिटर्न मिला। तो ऐसे में P2P प्लेटफॉर्म को क्या मिला, तो इनको ये होता है कि ये बीच में कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। अब ये कमीशन जो है कुछ भी हो सकती है, परसेंटेज भी हो सकती है और एक फिक्स फी भी हो सकती है। तो जनरली अभी तक क्या हो रहा था, कुछ कमीशन चार्ज कर रहे थे, मतलब 1% भी हो सकता है और 5% भी हो सकता है, इन बिटवीन कुछ भी चार्ज कर सकते हैं ये। तो ऐसा होगा कि ये लोन जो दे, मतलब जिसका पैसा लगा रहे हैं और जो पैसा ले रहा है उनसे मिला करके इतना अमाउंट चार्ज करेंगे, तो उसी से प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो ऐसे अवधारणा बनाएगी P2P प्लेटफॉर्म की, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म केवल बनाया गया जहां पर लेंडर और बोरोवर आपस में मीट कर सकें, है ना। ऐसा शादी.com वाला जैसा सीन समझ के रखिए, जो शादी करना चाहते हैं लोग, लड़के और लड़कियां दोनों आकर के मिल जाएं, तो बस वहाँ पे वो वाला काम ये करा रहे हैं। इनका और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए था, इनको और किसी तरह का यहाँ पे, मतलब इनको और कुछ नहीं करना चाहिए था कि नहीं नहीं हम आपको गारंटीड रिटर्न देंगे, लेंडर को बोले, इनको कहें नहीं नहीं हम आपको एकदम बढ़िया अमाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट रेट में पैसा दिलवाएंगे। तो ये सब काम करने का इनका बीच में मोटिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये होने लगा था और इसी वजह से ये नॉर्म्स को टाइट किया गया है। तो अब हम अगर समझें कि ये जो P2P नॉर्म्स टाइट किए गए हैं, ये क्या किया गया है इसमें बदलाव, और इसके पीछे की जो रीजनिंग है वो भी समझते हैं। तो जो RBI के नॉर्म्स टाइट किए गए, इसके पीछे की जो रीजनिंग है कि क्यों ऐसा किया गया, तो इसमें RBI ने अपने सर्कुलर में ही बताया कि इसमें ये देखा गया कि ये जो इनमें जो बहुत सारे P2P प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में, लगभग 26 हैं P2P भी जो रजिस्टर्ड हैं, 26 P2P प्लेटफॉर्म है। तो ये देखा गया कुछ उसमें से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो डायरेक्शंस 2017 में दिए गए थे उसको वायलेट कर रहे हैं, मतलब उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब इसमें वायलेशन भी कैसा कैसा था, जैसे प्रिस्क्राइब्ड फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म का ये वायलेशन था। मतलब ऐसा होता था कि ये प्लेटफॉर्म ही लेंडर की तरह काम करने लग रहे थे। मतलब ये कहते थे जो मतलब जो व्यक्ति होता है या इन्वेस्टर समझ लीजिए जिसका पैसा लगना है, वो कहते थे आप अपना पैसा इसमें हमारे पास जमा कर दीजिए, 1 लाख 2 लाख जितना आपको देना है, हम आपको इस पे 9% का एश्योर्ड रिटर्न देने लगेंगे। फिर ये पैसा एक्यूमुलेट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि अच्छा जो इनको बढ़िया बकरा मिल जाए, कि अच्छा कोई 10%, 15%, 20% वाला मिलेगा तो वो उसे दे देंगे। फिर बीच की सारी मलाई इनकी हो गई, जितना भी जिसको बना पाएंगे वैसा इनकी मलाई मिलेगी, 5%, 6%। तो ऐसे में फंड ट्रांसफ़र जो हो रहा था कि लेंडर का पैसा ज़्यादा समय तक इनके पास रहता था, तो ये दिक्कत थी, ऐसा नहीं कहा गया था। फिर ये इसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह सेल करने लगे थे, प्रमोट करने लगे थे। मतलब ऐसे लोगों को कहा जाता था कि आप क्यों बैंक में अपना एफडी में पैसा 7%, 6% पे लगा रहे हैं, आप हमारे यहाँ लाइए, ये आपका इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं ना कि हम आपको 12% देंगे, हम आपको 9% इंटरेस्ट रेट मतलब रिटर्न देंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह इसे सेल करने लगे थे। फिर इसमें टेन्योर लिंक्ड एश्योर्ड मिनिमम रिटर्न का जो मैंने बताया ये वादा कर रहे थे। फिर लिक्विडिटी ऑप्शन भी देते थे। लिक्विडिटी का मतलब इमीडिएट लिक्विडिटी। ये लेंडर को कहते थे ऐसा भी नहीं है, अब लेंडर ये कहते थे ना कि मान लीजिए एफडी है तो मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं ब्रेक कर सकता हूं। भाई एफडी मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए करा रखी है, भले ही मैंने 5 साल या 6 साल या समझ लीजिए 3 साल की एफडी करा रखी है, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि एफडी टूटेगी नहीं, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बस थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, कुछ पेनल्टी लगेगी, लेकिन ब्रेक हो जाएगी। फिर लेंडर इसमें ये कहेंगे चलो ठीक है रिटर्न तो आप दे रहे हो हमें 12%, 9% जो भी आप कह रहे हो, लेकिन फिर वो तो लोन पे चला जाएगा ना, तो मेरा पैसा मुझे जब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मिलेगा नहीं, तो इससे बेटर तो एफडी है। तो इन्होंने ये प्रमोट करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, हम आपको लिक्विडिटी ऑप्शन देंगे, जब चाहें आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं इमीडिएट। तो ये इस तरह से भी काम करने लगे। फिर उसमें डिपॉजिट टेकर्स की तरह ये बन गए कि भाई ये डिपॉजिट जमा करवा रहे हो, जो मैंने कहा कि अपने पास पैसा रखेंगे ज़्यादा समय तक, फिर जो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाला पर्सन मिलेगा उसे देंगे। तो ये एक P2P प्लेटफॉर्म की जगह लेंडर की तरह काम करने का। लेंडर कौन होता है भाई, बैंक होता है लेंडर, है ना। जो बैंक्स होते हैं वो लेंडर होते हैं, मतलब जो लोन देने का उनका प्रॉपर काम है। तो इनका काम लोन देने का नहीं है, इनका काम केवल क्या था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे लेंडर और बोरोवर आकर के मिल सकें, वो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे लोन ले सकें और लोन दे सकें। तो ये इंटरमीडियरी का केवल इनका काम था, लेकिन ये बीच में पूरे चौधरी बनने लग गए, तो इस वजह से ये दिक्कतें आने लग गई।
जिस वजह से आरबीआई को ये लगा कि ये जो पूरा इसका उद्देश्य है ये कहीं और ही शिफ्ट हो रहा है। और इसका एक नतीजा हमने और भी देखा था, अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट भी आई थी कि बैंक में जो डिपॉजिट का रेशियो है या डिपॉजिट जो है वो क्रंच है, मतलब डिपॉजिट जो है बैंक में पहले की तुलना में कम हो रहे हैं। अब कम होंगे भी अगर इस तरह की स्कीम है। कुछ तो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हम देखते हैं जैसे यूट्यूब पे आते रहते हैं लोग कि आपको तो बस 90 दिन में करोड़पति बना देंगे शेयर मार्केट में करके, तो बहुत सारे लोग वहाँ भी पैसा कमा रहे हैं। सोचते हैं 10 लाख रुपए एफडी में बैंक में रख के क्या होगा, 10 लाख का हम 10 करोड़ बनाएंगे। दूसरा, इस तरह के स्कीम में पैसा लोग लगा रहे हैं, तो इसमें नुकसान हो रहा है जो उद्देश्य प्राप्ति है उसका। इस वजह से आरबीआई को जो अपनी नॉर्म्स हैं वो टाइट करना पड़ा। अब ये नॉर्म्स में क्या क्या टाइट किया गया है, पहली चीज़ तो यही कि जो एनबीएफसी है P2P, ये किसी भी तरह का ना तो प्रोवाइड करेगा क्रेडिट इन्हेंसमेंट, क्रेडिट गारंटी, ना तो अरेंज करेगी। मतलब ये खुद से जा करके क्रेडिट इन्हेंसमेंट या क्रेडिट गारंटी नहीं करेगी। इसका दूसरे शब्द में मतलब ये है कि अगर कोई लेंडर लोन दे रहा है किसी बोरोवर को, तो उस लोन पे जो होने वाला नुकसान है, चाहे वो प्रिंसिपल का नुकसान है, चाहे इंटरेस्ट का है, या फिर दोनों ही है, वो जो होगा वो वहन कौन करेगा, लेंडर ही करेगा। जैसे अगर ये कह दिया कि नहीं हम आपको 9% एश्योरिटी दे रहे हैं कि 9% रिटर्न आपको देंगे, तो ऐसे में लेंडर ये कहेगा कि ठीक है हम अपना 1 लाख रुपए लगा देते हैं। मान लीजिए जिसको लोन दिया गया है, जिस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने ही पैसा नहीं लौटाया और एनपीए हो गया, तो ऐसे में लेंडर को तो इनको जब प्रॉमिस करके कहा है तो 9% तो देना ही पड़ेगा, तो वो क्रेडिट अरेंजमेंट करना पड़ेगा इन्हें क्रेडिट गारंटी के तहत। तो ऐसे में ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ना हो करके बल्कि ये लेंडर की तरह जो है वो बिहेव करने लग रहे हैं खुद भी, और ये इनका काम नहीं है। तो ऐसे में अब ये बता दिया गया है साफ साफ कि आप किसी भी तरह का क्रेडिट इन्हेंसमेंट या क्रेडिट गारंटी नहीं करेंगे, और जो भी नुकसान होगा लेंडर को आपको पहले बता के रखना होगा कि आप लोन तो दे रहे हो, लेकिन इस लोन में क्रेडिट जो रेटिंग है उसके हिसाब से, बोरोवर के प्रोफाइल के हिसाब से कितने % चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब सकता है, इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल भी दोनों भी डूब सकता है। तो ऐसे में ये बातें लेंडर को बतानी पड़ेंगी, साथ ही साथ जो नुकसान होगा लेंडर ही वहन करेगा, P2P प्लेटफॉर्म उसे वहन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि किसी भी तरह का जो क्रॉस सेलिंग है P2P जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं करेंगे, क्रॉस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस। मतलब ये क्रेडिट इनहेंसमेंट या क्रेडिट गारंटी के नाम पे किसी भी तरह का जो इंश्योरेंस है वो बेच नहीं सकते हैं। केवल जो लोन स्पेसिफिक इंश्योरेंस है केवल वही बेच सकते हैं, बाकी क्रॉस सेल नहीं कर सकते अपने प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके इंश्योरेंस को। दूसरा है कि ये अपना जो P2P प्लेटफॉर्म है उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह प्रमोट नहीं कर सकते हैं, कैन नो लॉन्गर प्रमोट इट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। और इसमें एश्योर्ड मिनिमम रिटर्न या फिर लिक्विडिटी ऑप्शन जो होता है, इमीडिएट हो गया या हर महीने के बाद हम दे देंगे, ये सब भी नहीं कह सकते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि इसमें इनका काम केवल लेंडर्स को बारोवर से मिलाना होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसे में अगर लेंडर ने किसी को दे दिया 6 महीने के लिए लोन, तो वो लोन जो मिलेगा उसे 6 महीने के बाद ही मिलेगा, ना तो बीच में P2P आकर के खुद अगर लेंडर को चाहिए पैसा तो कहेंगे नहीं नहीं हमसे ले लो, ये ना तो ये बोरोवर के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि नहीं नहीं आपको अब लोन जल्दी देना पड़ेगा, लेंडर को चाहिए ना, ये नहीं कर सकते। तो ये भी नॉर्म्स हैं। दूसरा, यहाँ पर ये मैंडेट किया गया है कि कोई भी जो लोन है वो डिसबर्स तब तक नहीं होगा जब तक लेंडर्स और बोरोवर्स की जो कह सकते हैं प्रोफाइल है वो मैच या मैप्ड नहीं हो जाती, जो कि बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है उसके बाद। मतलब कि अगर मैच नहीं हो रहे, मैप्ड नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं कि लेंडर से आपने पैसा ले लिया फिर बोरोवर का इंतजार करेंगे, जब बोरोवर आएगा तब हम उसको लोन देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मैच करना पड़ेगा दोनों ही कंडीशन के बाद, तभी ये लोन दे सकते हैं। और इसी के साथ ये भी बताया गया कि अब पहले भी था ये कि 2 तरह के एस्क्रो अकाउंट खोले जाएंगे जिसके माध्यम से सारा लेन देन का काम होगा। मतलब P2P के पास जो लेंडर होगा उसका पैसा आएगा, फिर P2P बोरोवर को पैसा देगा। तो ये जो एस्क्रो अकाउंट होगा 2 होगा, एक तो लेंडर के लिए, एक बोरोवर के लिए। और इसमें अब जो पीरियड है, पहले ये फिक्स नहीं था पीरियड, अब इस पीरियड को फिक्स कर दिया गया कि एस्क्रो अकाउंट शैल नॉट रिमेन, जो अमाउंट होगा लिखा हुआ है वो उसमें जो पैसा होगा एस्क्रो अकाउंट में वो T+1 डे से ज़्यादा नहीं रह सकता है। मतलब कि जो पैसा इनके पास आ रहा है, T का मतलब होता है जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन को। मतलब जैसे आप समझिए कि आज अगर
वेडनेसडे है, तो ये पैसा थर्सडे के बाद इनके अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। अगर ये रह रहा है फिर इसका मतलब ये लेंडर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि आप जैसे बैंक होते हैं, बैंक क्या करते हैं, आपसे सेविंग डिपॉजिट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, आरडी लेते हैं, अपने पास रखते हैं, या तो जब तक आपका मन है रखते हैं, फिर वो जिसे मन करता है उसे लोन देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन वहाँ पे वो ये भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं और सेविंग अकाउंट में आपके हैं, उन्होंने किसी को लोन दिया है और उनका लोन डूब गया, तो बैंक ये नहीं कहेंगे आपका पैसा तो हमने लोन पे दे दिया, डूब गया, हम क्या जाने, वो नहीं होता। वहाँ पे गारंटी है कि आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो वही काम ये लोग करने लग रहे थे बीच में, तो ये भी मना कर दिया गया कि T+1 डे से ज़्यादा आपके एस्क्रो अकाउंट में पैसा नहीं रहना चाहिए, वो ट्रांसफ़र हो ही जाना चाहिए। इसलिए कहा गया है जब तक मैच और मैप्ड नहीं होगा तब तक लोन डिसबर्स नहीं होगा। फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो कि अब फॉलो करने होंगे, इन्हें देना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो ये लिखा कि जो लेंडर्स होंगे उनको बोरोवर्स के बारे में उनकी पर्सनल आइडेंटिटी, उनका कंसेंट, पहले ये कंसेंट वाला टर्म नहीं था, कि उनका कंसेंट मतलब उसको रिकॉर्ड में भी रखना पड़ेगा कि अच्छा वो लोन देना चाहते हैं या फिर वो लोन लेना चाहते हैं, वो देना होगा। रिक्वायर्ड अमाउंट, कितना पैसा लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट एंड क्रेडिट स्कोर एज अराइव्ड बाय NBFC P2P, ये सारी डिटेल लेंडर को देनी होगी। तब लेंडर डिसाइड करेगा कि उसे लोन देना है कि नहीं। तो ये P2P डिसाइड नहीं करेंगे कि लेंडर का पैसा किसे देना है, लेंडर डिसाइड करेगा। फिर दूसरी बात यहाँ पे एक और है कि अब इनको पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और ये शेयर करना पड़ेगा कि कितना NPA हुआ है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, मंथली बेसिस पे उनके प्लेटफॉर्म पे, एंड सेग्रीगेशन बाई एज, मतलब ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये भी बताना पड़ेगा कि जो लेंडर्स हैं उनका टोटल कितना लॉस हुआ है, प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का, या फिर दोनों का, अपने प्लेटफॉर्म के, उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि जो लेंडर्स और बोरोवर्स हैं दोनों इस बारे में, या फिर कह सकते हैं खास तौर पे लेंडर्स इस बारे में सचेत रह सकें कि जो P2P प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है वहाँ पे कैसे बोरोवर्स आ रहे हैं। एक चीज़ और इसमें हो रही थी P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा कि ये लोग क्या कर रहे थे, जैसे क्रेडेक कंपनी है, भारत पे को आप जानते होंगे, इन फिनटेक कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे थे। और जो अभी मैं 9-12% कह रहा था, तो ये इन्हीं कंपनियों के ऐसे 12% क्लब, 9% क्लब ऐसे चलते थे कि इनके साथ ये जो है पार्टनरशिप कर लेते थे और फिर इनके कस्टमर्स को आगे जो है, जो लेंडर का पैसा होता था वो आगे जो लोन पे दिया जाता था। तो इसको भी RBI ने बैन कर दिया है। तो अब ये भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म, तो मतलब थर्ड पार्टी ऐसा वो आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं अपना बिजनेस। तो ये सब भी बैन कर दिया गया है RBI के द्वारा। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये प्रमुख चेंजेस हैं जिनके बारे में बात हो रही है, जिनके आधार पे ये कहा जा रहा है कि जो P2P लेंडिंग का प्लेटफॉर्म का तरीका है, मार्केटिंग है, सब कुछ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मतलब P2P अपने आप को बैंक समझने लगे थे या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अपने आप को समझने लगे थे, ये पूरा बदलना है और फिर से उसको अपने प्रॉपर उसी शेप में, अपने उसी क्राइटेरिया में लाना है कि आप एक प्लेटफॉर्म हैं ना कि लेंडर हैं, ताकि आप केवल लेंडर और बोरोवर को मिला सकें, मैच मेकिंग, मैपिंग का काम कर सकें। अगर हम यहाँ पे बात करें कि P2P प्लेटफॉर्म पे क्या असर होने वाला है, तो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि सारी जो गाइडलाइंस हैं इमीडिएटली लागू हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि P2P जो प्लेयर्स हैं या जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने सबसे पहले तो यही कहा है कि इनका जो बिज़नेस करना ही अब नए रूल आने के बाद थोड़ा सा खतरे में लग रहा है कि ये बिज़नेस कंटिन्यू भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पूरा इनका स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। और ये जो P2P प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं इनके भी अपने इन्वेस्टर्स होंगे, जो पहले से लोग पैसा लगा रखे हैं या फिर जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, तो उन सबको भी इनको मैनेज करना होगा। तो इनको थोड़ा सा अभी बहुत डर लग रहा है। बाकी बात करें अगर कि इनको इन्वेस्टर्स का जो एक्सपीरियंस है वो इनका चेंज होगा, कि जिस तरीके से अभी तक वो अपने इन्वेस्टर्स को मिनिमम रिटर्न वगैरह गारंटी कर रहे थे वो सब अब चेंज ही हो जाएगा। और इस वजह से हो सकता है कि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें भारी कमी देखने को मिले, है ना, क्योंकि अब इन्वेस्टर कहेंगे अच्छा नुकसान होगा तो हमें होगा, अब तो मिनिमम रिटर्न वाली गारंटी ही नहीं है। मतलब ये कह सकते थे कि आपने मतलब मान लीजिए कि किसी लेंडर ने किसी बोरोवर को लोन दिया है 15% पे और प्लेटफॉर्म ये ऑफर कह रहा है कि हम आपको 9% का मिनिमम रिटर्न तो देंगे। अब भले ही NPA हो जाए लेकिन प्लेटफॉर्म 9% का रिटर्न देगा इन्हें, लेकिन अब तो इन्हें सारा जो इन्वेस्टर होंगे सारा भार खुद ही सहना पड़ेगा।
फिर जो अभी वर्तमान समय P2P प्लेटफॉर्म हैं, इनको जो अपना ऑपरेशनल प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा रिवाइज नॉर्म के साथ, क्योंकि ये नॉर्म्स इमीडिएटली लागू हो रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया में कुछ P2P प्लेटफॉर्म, कुछ के नाम आपने सुने होंगे, जैसे लेन देन क्लब हो गया, लिक्वी लोन्स हो गया, लैंड बॉक्स हो गया, फेयर्स एंड फेंजी। ये इतने ही नहीं है, मैंने कहा 26 हैं टोटल। तो इसमें से कुछ ये आपके नाम हैं सामने। हो सकता है इसके बाद इसकी संख्या में कमी आ जाए, बहुत सारे लोग अपना जो NBFC का लाइसेंस है सरेंडर कर दें, पॉसिबिलिटी है, या फिर चेंज कर लें अपने आप को। अगर एक डेटा की बात करें तो P2P सेक्टर इंडिया में अभी वर्तमान समय में 1 से लेकर के 1.5 मिलियन लेंडर्स इससे जुड़े हुए हैं, मतलब जितने भी हैं, मतलब ऐसे समझ के रखिए 15 लाख लोग अभी इससे जुड़े हुए हैं, और कुल मिलाकर के 10,000 करोड़ रुपए तक का लोन इन लोगों ने दे रखा है, बांट रखा है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट में लगा हुआ है। हो सकता है अब जो है ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो, ऐसा देखने को मिल रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जिसे बनाया गया उसे वही काम करना चाहिए। बैंक का जो काम है बैंक करे, P2P प्लेटफॉर्म का जो काम है वो करे। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप लेंडर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, पेमेंट्स बैंक तो खैर लोन देते नहीं हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, या फिर जो कह सकते हैं जो हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, आप उनका लाइसेंस लीजिए, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस ले लीजिए अगर है तो। बाकी यहाँ पे अगर मैं एक न्यूज़ की बात करूँ, इसके बाद ही आई थी ये न्यूज़ कि RBI ने इसी सब इरेगुलरिटी की वजह से लेन देन क्लब और लिक्वी लोन्स के ऊपर ये एक पेनाल्टी भी लगाई थी। कितने की? एक के ऊपर 1.99 करोड़ के लिक्वी लोन्स के ऊपर, नहीं लेन देन क्लब के ऊपर, और लिक्वी लोन्स के ऊपर 1.92 करोड़ रुपीज़ की, कि इन्होंने जो वायलेशंस हैं जो यहाँ पे 2017 के मास्टर डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो नहीं किया, तो इनके ऊपर पेनाल्टी भी लगा दी। तो अब ये समझ में आ रहा है RBI को कि ये जो 2017 से चीज़ें चल रही थी मास्टर डायरेक्शन, फिर इन्होंने जो अपना ऑडिट वगैरह किया, फिर ये सारी बातें सामने आई। तो ये जो RBI की तरफ से कदम उठाया जा रहा है P2P लेंडिंग की तरफ से, कि मतलब ऐसा नहीं किसी भी तरीके से छूट दे दिया जाएगा, अगर ये वायलेशंस पकड़े जा रहे हैं तो अब इनके ऊपर पेनाल्टी भी लग रही है। तो पहले क्या था कि RBI कोई वायलेशन पकड़ रहा है तो एक एक को ऐसे पेनाल्टी लगा रहा है, अब तो मास्टर डायरेक्शन ही ला दिया है कि अब ऐसा नहीं करना, बहुत सारे टर्म्स को चेंज कर दिया है। तो ये थी पूरी न्यूज़ कि RBI ने P2P प्लेटफॉर्म के जो नॉर्म्स हैं क्यों टाइट किए, क्या रीज़न था, और इसके करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी न्यूज़ अगर आपको समझ में आ गई है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह की और न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।